नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पहले दौर की बम्पर वोटिंग में किसकी जीत का राज छिपा है? कई इलाकों में 95 से 97% तक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से ममता बनर्जी के लिए चौथी बार ताजपोशी का रास्ता साफ होगा, या फिर मोदी और शाह इस बार ममता को बंगाल की सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो जाएंगे? चुनाव आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उनमें कुछ बातें चौंकाने वाली है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दौर की 152 सीटों के लिए 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स में से 3 करोड़ 34 लाख वोटर ने वोट डाला, यानी लगभग 93%। एसआईआर के तहत लगभग 90 लाख वोट कटने के बाद हुई छप्पर फाड़ वोटिंग के इन आंकड़ों में कई चीजें चौंकाने वाली है। कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जैसे एक आंकड़ा यह है कि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिन इलाकों में एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ, सबसे ज्यादा वोट कटे, सबसे ज्यादा शोर हुआ, उन इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि कूच बिहार जैसे जिले जहां हिंदुओं की आबादी लगभग 74% है और बीजेपी को पिछली बार जहां 9 में से 7 सीटें मिली थी, वहां सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा लगभग 96%। यही हाल दक्षिणी दिनाजपुर का है, जहां 73% से ज्यादा हिंदू हैं, वहां भी लगभग 95% वोटिंग हुई है। मतलब यह कि कोई एक पैटर्न नहीं है। मुस्लिम इलाकों में भी ज्यादा वोटिंग हुई है और हिंदू बहुल इलाकों में भी ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी के गढ़ में भी ज्यादा वोटिंग हुई है और टीएमसी के गढ़ में भी ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार इन 152 सीटों में से 92 यानी 92 सीटें टीएमसी और 59 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार कोई उलटफेर होगा क्या? इन आंकड़ों के आधार पर टीएमसी और बीजेपी अपने अपने ढंग से दावे कर रही है। वोटिंग के 24 घंटे बीत चुके हैं और तमाम विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक दल ये आकलन करने में जुटे हैं कि इस वोटिंग से किसको कितना फायदा होगा। सबके अपने अपने दावे हैं। अमित शाह ने आज कोलकाता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले ही दावा कर दिया कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि बंगाल में सुनामी चल रही है और 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत जाएगी। पीएम मोदी ने भी आज बंगाल में एक पब्लिक मीटिंग में अपनी जीत का ऐलान करते हुए कह दिया कि जनता ने परिवर्तन की लहर पर मुहर लगा दी है और टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। मोदी ने जमकर तालियां बजाई और अपने सामने भीड़ को बार बार कहते रहे कि पहले दौर की वोटिंग उनकी जीत की तस्दीक करता है। क्या वाकई बंगाल में बड़ा उलटफेर होने वाला है? बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है? ममता बनर्जी ने बम्पर वोटिंग पर बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि आप ये मान लें कि जितने भी वोट पड़े या ज्यादा वोटिंग हुई तो आपके पक्ष में ही हुई है। क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि आपने पहले ही ईवीएम को फिक्स कर रखा है? ये सवाल ममता बनर्जी ने उठाया अमित शाह के बयान। चूंकि अमित शाह ने कल भी ऐसा दावा किया था। ममता ने यह भी कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा का विनाश चाहिए। खैर, ये सब दावे हैं और बयान है और ये सब अपनी अपनी जगह है। हर पक्ष अपने हिसाब से दावे करेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि बंगाल में जिन जिलों में वोटिंग प्रतिशत 90% पार कर गया है, वहां क्या खेला होने वाला है? किसके पक्ष में खेला होने वाला है? आज कुछ चूंकि लेटेस्ट और नए आंकड़े आए हैं, इसलिए एक बार फिर से मैंने 2 खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया है समझने के लिए पहले दौर की वोटिंग में क्या छिपा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अजीत द्विवेदी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नया इंडिया अखबार के संपादक हैं और राजनीति और चुनावी आंकड़ों पर बारीक नजर रखते हैं। दूसरे खास मेहमान हैं, पश्चिम बंगाल में 3 दशकों से हैं, प्रभाकर मणि तिवारी जी। लंबे अरसे तक जनसत्ता के साथ रहे, अभी अलग अलग अखबारों में बीबीसी, दैनिक भास्कर समेत तमाम मीडिया संस्थानों के लिए लिखते हैं। खास बात यह कि पश्चिम बंगाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अजीत द्विवेदी जी, प्रभाकर जी। पहला सवाल प्रभाकर जी आपसे है कि अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज कोलकाता में कुछ देर पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह अगर ये कहते हैं कि पहले दौर की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतेंगे और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, मुझे सुनामी दिख रही है, और उसके बाद साथ में ये भी कह देते हैं जाहिर है कि बंगाल में जन्मा, बंगाल में बड़ा, बंगाली बोलने वाला अगला सीएम बनेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस की क्या वजह है जिस कॉन्फिडेंस में अमित शाह कह रहे हैं कि पहले दौर की 152 में 110 जीतेंगे?
देखिए प्रभाकर, कॉन्फिडेंस या क्या की एक सिर्फ दूसरे वजह, दौर की वोटिंग को प्रभावित करने के लिए कह रहे हैं जैसे नेता कहता है? जी जी, ये तो 2021 में भी आपको याद होगा बड़े पैमाने पर अब की बार 200 पार का नारा चला था और हर बार ये लोग कह रहे थे कि 50 सीटें हैं तो हमने 40 में जीत ली है, 35 सीटों पर मतदान हुआ तो 25 जीत ली हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल इनका है कि अगले चरण के वोटर प्रभावित हो जाएं। इस बार भी यही है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि अगला चरण जो है वहां तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। अगले चरण में बीजेपी का कुछ नहीं है। पिछली बार 18 सीटें मात्र मिली थी 142 में से। तो अब बीजेपी की कोशिश है इन सीटों को बढ़ाने की। इस इलाके में कलकत्ता आसपास ये तृणमूल का जबरदस्त मजबूत गढ़ है। तो इसमें सेंधमारी के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रात भर उन्होंने कहा कि विश्लेषण किया है मैंने चुनाव का, और सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 110 सीटों का दावा किया, और बिना इतने तामझाम के तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि 125 से 135 सीटों पर हम जीत रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी आज दावा किया है नए सिरे से कि हमारी जीत अब लगभग रास्ता साफ हो गया है जीत का, क्योंकि अगला चरण, अगला दौर तो हमारा ही है, हमारा इलाका ही है। तो इसमें 125 तो न्यूनतम मिलेगी, ये सीटें बढ़कर 135 तक हो सकती है। प्रधानमंत्री भी आज सुबह गंगा की सैर पे निकले, वोटिंग की, वो भी खुद को और पिछली बार प्रधानमंत्री ने जो एक बयान दिया सामने है कि टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। जी हाँ, वो इफ्तिकार अहमद की बोट में घूमे। सुबह सुबह 7 बोट किराए पे, 7 नावें किराए पे ली गई इफ्तिकार की। और तो इफ्तिकार ने पूछा भी कि क्या कोई वीआईपी आ रहा है, तो एसपीजी के लोग थे, कहा नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद मोदी जी पहुंचे, हाल चाल पूछा, घर परिवार बाल बच्चों का कल्याण ये सब पूछा, फिर घूमे और उसके बाद जबरदस्त ट्वीट और फोटो और डालने लगे कि गंगा हमारी माँ है, बंगाल के लोगों से ऐसा जुड़ाव है, वैसा जुड़ाव है। कल मैंने हावड़ा ब्रिज के ऊपर से देखा था, आज नीचे से मैं हावड़ा ब्रिज देख रहा हूँ। इस तरह की तमाम बातें कही उन्होंने अलग अलग ट्वीट में अपने। और इसमें तो ये सब चीजें चल रही है, दोनों लोग जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन इसकी एकमात्र वजह मुझे ये समझ में आ रही है कि अगला चरण, उसमें भाजपा कमजोर है, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। तो हो सकता है ये हवा बन जाए कि भाजपा आ रही है तो शायद 10-20 सीटें वहां और बढ़ जाए, 18 से 28 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए। ये कोशिश है, एकमात्र ये कोशिश मुझे लग रही है। तो ये सब चीजें हुई सुबह इधर। दूसरी बार उसके थोड़ी देर बाद ही अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से दावा किया कि 110 सीटें तो हमें मिल ही रही है इस दौर में, और दूसरे दौर में भी हम पूरा पूर्ण बहुमत अकेले के दम पर सरकार बना लेंगे, और हमारी सरकार बन रही है, बंगाल का ही मुख्यमंत्री होगा। ये तमाम चीजें जो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं नहीं बन रही है, ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। हाँ देखिए, कई वजह हैं इसकी। एक तो प्रचंड परिवर्तन जैसी कोई लहर नहीं है। दूसरे 2 चीजें हैं, विरोधाभासी है। असम में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 85 के आसपास वोट पड़े हैं। तो वहां बीजेपी व्याख्या कर रही है कि ये सरकार के कामकाज, बढ़िया कामकाज पर वोट है और सरकार वापस आ रही है। लेकिन वही अगर यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है तो ये फिर सरकार के खिलाफ कैसे जाए, जबकि असम में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण बहुत जबरदस्त है, बंगाल के मुकाबले तो कई गुनी ज्यादा है वहाँ ध्रुवीकरण का मामला। मियाँ मुसलमान और हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार अभियान चलाते रहे। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी ऐसी नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी यहाँ है तो असम में भी होगी, 10 साल से वहां भी सरकार है भाजपा की, तो वहां असर नहीं है। अगर वहां इतना वोट सरकार के पक्ष में जा रहा है तो यहाँ सरकार के खिलाफ क्यों जाएगा? ऐसा कोई बड़ा मुद्दा हाल के महीनों में, हाल के दिनों में तो हुआ नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा का मामला आ गया हो। आरजी कर से पहले भी हमने देखा था, संदेश खाली में कई महिलाओं के साथ कथित रेप और यौन उत्पीड़न का मामला आया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ा संदेश खाली मुद्दे का। जबकि प्रधानमंत्री ने खुद जाकर कथित पीड़ितों से मुलाकात की थी, रैली की थी, वहां अमित शाह ने मुलाकात की थी, ये सब चीजें हुई। तो इस बार पीड़िता की मां को टिकट दिया आरजी करके, लेकिन इससे लोगों में एक संदेश भी गया है कि भाई ये आरजी कर के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसकी मां को टिकट दिया। तो अगर उसकी मां वहां हार जाती है तो भी मुझे कोई हैरत नहीं होगी इसमें। चलिए एक सवाल अजीत द्विवेदी से लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बारीकी से बात करेंगे जरा वोटिंग पैटर्न की। हिंदू बहुल इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई है, वैसे ही मुस्लिम बहुल में इसमें कोई एक पैटर्न नहीं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल तो अजीत द्विवेदी, प्रतिक्रिया यही कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना कि टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, हालांकि सब सड़क चौराहे पर ऐसी बात होती है, लेकिन चलिए मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह की पोस्टरिंग हुई है
जो कहा उन्होंने इफ्तिखार के नाव पर सवारी की, और अमित शाह का ऐलान कि हम 152 में 110 जीतेंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस, जैसे टीवी चैनल के कुछ एंकर्स लिख रहे हैं कि जिस कॉन्फिडेंस से अमित शाह ने कहा, उससे लग रहा है बिहार बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। देखिए, अब हम कल भी हम लोग बात कर रहे थे ऐसे जर्नलिस्ट को लेकर के कि ऐसे आह्लादित होते हैं, ऐसी आह्लाद, मतलब ऐसा उत्साह उनके अंदर से प्रकट होता है, जो कहा जब अमित शाह ने कि हम 2 सीट से 3 सीट से 77 पहुंच गए, तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। भाई, लोकसभा में आपके पास 2 सीटें थी 14 में, 19 में 18 हुई और 24 में 12 हो गई, तो अब 18 से आगे तो नहीं गए, तो ये कोई पूछता नहीं है। तो अब जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखता है लोगों को, पता नहीं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। ये एकदम हमको अभी वही याद कर रहे थे, एग्जैक्टली वो चुनाव याद नहीं आया हमको अजीत जी, जिसमें अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी दोनों ने कहा कि चुनाव तो हम जीत गए, मतलब बहुमत तो हमको मिल गया, अगला चरण हमारा उस बहुमत को और बढ़ाने के लिए है 2/3। ऐसा कई चुनाव में उन्होंने कहा, हमको ध्यान आ रहा है, जहां तक झारखंड में भी कहा है कई बार, हमने सुना बिहार में भी कहा, कई जगह ये बात हम लोग एक बिहार में याद है 2015 में जब उन्होंने दूसरे दौर में शायद कहा था कि यहाँ अगर वो जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, हम तो जीत रहे हैं, और उसके बाद पटाखे फूट गए, मेरे ख्याल से 55 के नीचे बीजेपी रह गई। ये तो 15 के बाद की थी कि हम हार गए तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, लेकिन जब कई चरणों में चुनाव होते थे तो 3-4 चरण के बाद बीजेपी कहना शुरू कर देती थी कि हमको बहुमत मिल गया, अब हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह की कॉन्फिडेंस शो करना कोई नई बात नहीं है, और ये कोई, हम इसको राजनीतिक रूप से खराब भी नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी जब अगला फेज आपका बाकी है, आपको एक मैसेजिंग करनी है अपने मतदाताओं को। ये बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, जो हम लोग पहले भी चर्चा इस पर अलग अलग तरह से कर चुके हैं। उनको एक तो भरोसा दिलाना है अपने समर्थकों को कि हिंसा नहीं होगी चुनाव के बाद। चुनाव के बाद की हिंसा के डर से बहुत लोग नहीं निकलते हैं, ये एक डर है निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति में, हम लोग इस बात को जानते हैं। और दूसरा ये भरोसा दिलाना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये भरोसा दिला देंगे कि हम जीत रहे हैं तो एक ऐसा वर्ग जो हाशिए पर है, फेंस पर है, वो वोट कर देगा हमको। और ये बात हम लोग पहले भी पिछले चुनाव में भी, हमको लगता है आपके साथ बातचीत में हुई होगी या उसके बाद कभी हुई होगी लोकसभा चुनाव में, कि वहां 40% के करीब वोट बीजेपी को मिलता है। और ये इसलिए 40% का मतलब है कि 100 में से 60 हिंदू वोट दे रहा है बीजेपी, तो उसको 5 या 6 और हिंदू वोट दे दे या 7 हिंदू और वोट दे दे 100 में से, तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। उस 6-7 हिंदू को ये और मोबिलाइज करना, ये कहना कि उसको कॉन्फिडेंस दिलाना कि हम जीत रहे हैं, तुम डर छोड़ो, चिंता छोड़ो, हम जीत रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ, हमारी गाड़ी खुल चुकी है, इस चलती हुई गाड़ी में बोगी में सवार हो जाओ। तो ये मैसेज देने का एक प्रयास है अमित शाह की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये मैसेज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है। सेकेंड फेज के लिए ये देना इसलिए जरूरी है, वो कह दिया प्रभाकर जी ने कि वो इनका आधार वोट उस इलाके में कम है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि मथुआ असर वाले इलाके हैं, इस सेकेंड फेज में ही मथुआ असर वाले इलाके हैं, नदिया का इलाका आएगा या 24 परगना का इलाका आएगा, तो ये ऐसे इलाके हैं जहां कुछ वोट उनका होगा। अपना बीजेपी का ही वोट है, 18 सीटें तो वो लोग जीते थे पिछली बार, उसको लेकर के उनको अपना मैसेज देना था, उस वोट के लिए भी और आगे के वोट के लिए भी। तो ये मैसेजिंग है, पोस्चरिंग है, हर नेता करता है चुनाव के एक चरण के बाद कि हमको इतनी सीटें मिल गई, हम जीत गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज जो सवेरे कहा, वो हम लोग जहां कल बात छोड़ी थी हम लोगों ने, वो कल्चरली कनेक्ट करने की कोशिश है, अपने को ज्यादा कनेक्ट करने की, कल्चरली, और बंगाल के लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश है प्रधानमंत्री की। इस तरह की कोशिश वो हमेशा करते हैं। और आपको ध्यान होगा 14 नवंबर 2025 को जब बिहार का नतीजा आया था, उस दिन जब पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री गए थे, तो वहां उन्होंने कहा था कि गंगा जी बिहार से बंगाल में जाती हैं। तो ये हम इंतजार कर रहे थे पहले दिन से कि किस दिन फिर प्रधानमंत्री, गंगा जी जब बिहार से आ रही है बंगाल, तो किस दिन गंगा जी में उतरते हैं। और एक तो बनारस में भी उन्होंने कहा ही था कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो कहा था माता ने बुलाया है, हाँ, गंगा ने बुलाया बेटे को। हाँ, तो ये हमको एकदम इंतजार था कि बिहार में जब उन्होंने कहा कि बिहार से बह के गंगा जी बंगाल जाती हैं और जीत की लहर भी अब बिहार से बंगाल जाएगी, और बिहार में मुख्यमंत्री अपना बनाना भी बीजेपी की एक स्ट्रेटजी का पार्ट था कि हमने, देखो, ये 2 किले थे, 2 दुर्ग ऐसा जिसका हम उस दुर्ग द्वार को नहीं तोड़ पाए थे, हमने बिहार का दुर्ग द्वार तोड़ दिया, हमने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है, अब बंगाल की बारी है और गंगा जी बिहार से बह के बंगाल आती है। तो ये एक मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेज, एक इमोशनल कनेक्ट, एक कल्चरल कनेक्ट, इसके लिए प्रधानमंत्री ने गंगा जी में जाकर के गंगा किनारे घूमे, लोगों से मिले और भावनात्मक हुए। तो ये वो एक उसकी व्याख्या ये है। अब आते हैं
जो सवाल जो मैं चाहता हूं थोड़ा आंकड़ों पर बात करना, पहले प्रभाकर जी से ही, कि प्रभाकर जी जब ये आंकड़े आज अखबारों में छपे हैं, जैसे बहुत उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा डिलीटिंग हुई, वोटर डिलीशन हुआ, दरअसल वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन मैं शुरू करना चाहूंगा कूच बिहार को समझने के लिए। ये जैसे वो इलाके हैं जहां डिलीशन ज्यादा हुआ वो दिखाएं, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। ये मुर्शिदाबाद की सीटें, शमशेरगंज, लाल गोला, भगवा गोला, रघुनाथगंज, फरक्का, सूती। लेकिन इस पर हम बाद में आते हैं, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 66% मुस्लिम, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम आते हैं जो कूच बिहार और बाकी इलाके हैं। कल भी हमने थोड़ी बात की थी, लेकिन वो बहुत मैं समझना चाहूंगा। जैसे कूच बिहार है, अब कूच बिहार में अगर देखें तो 9 में 7 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी। हिंदू वोट यहाँ लगभग 74% है, लेकिन पूरे राज्य में, बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ हुई है तो कूच बिहार में हुई है 96%। ऐसे ही अगर देख रहे हैं दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी 50-50 है, यहां भी 95%। इसी तरह से उत्तर दिनाजपुर में देखेंगे जो सबसे नीचे है, यहां बीजेपी 2 है, टीएमसी 7 है, लेकिन यहां भी हिंदू की आबादी ठीक ठीक है, यहां भी 94%। मैं समझना चाहूंगा कि वो हिंदू बहुल इलाके में सबसे अधिक वोटिंग अगर हुई है तो इसकी व्याख्या कैसे होगी, क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन है कि भाई 27% मुस्लिम है बंगाल में, और मुस्लिम तो एक ममता बनर्जी के साथ ज्यादातर वक्त में होते हैं। हिंदू पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन ये देखिए, पहले तो ये मान लेना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि जितने हिंदू हैं इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट देते हैं। अगर 27% मुस्लिम को हम माइनस कर दें, 73% हिंदू हैं और बीजेपी के वोट 38% हैं, तो बाकी 35% तो हिंदू के वोट कहीं ना कहीं बट रहे हैं। तो अगर हिंदुओं ने ज्यादा वोट दिया है तो इसका मतलब ये सीधे तौर पर हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि सारे हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि 100% वोट कभी बीजेपी को नहीं मिलता है, या 70% हिंदुओं के वोट नहीं मिलते हैं। हिंदुओं के वोट उसको 38%, 39%, मैक्सिमम 40% मिलते हैं। तो अगर 73% में से 40% मिले तो ममता को तो 27 में से 25% मुस्लिमों के वोट 85-90% मिल जाते हैं। तो उसको अगर 10-12% भी हिंदुओं के वोट मिल जाए, और ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस और सीपीएम, हिंदुओं के वोटों में एक हिस्सा उनका भी है, कांग्रेस और सीपीएम का। पहले भी रहा है, 2019 में सीपीएम के वोटर चले गए थे, इसलिए भाजपा की सीटें बढ़ गई थी 2 से 18, लेकिन 21 के बाद वो वोटर धीरे धीरे सीपीएम की ओर लौट रहे हैं। और इस बार सीपीएम के वोट परसेंटेज और बढ़ेगा, सीटें मिलेगी या नहीं ये कहना ठीक नहीं है, उम्मीद कम है, लेकिन वोट बढ़ेंगे उसके। कांग्रेस की सीटें 1-2 इस बार खाता खुल सकता है, तो कुछ हिंदू वोटर उसको मिलेंगे। जहां तक उत्तर बंगाल की बात है, वहां आमतौर पर काफी मजबूत माना जाता है भाजपा को। कूच बिहार में भी पिछली बार मैं सवाल को रिफ्रेम कर दोबारा करता हूं। मेरा कहने का यह आशय था कि हिंदू बहुल इलाके में अगर वोट शेयर 8%, 7% बढ़ा है, तो वो वोट शेयर का इजाफा किसके लिए ज्यादा फायदेमंद दिखता है, ये समझना चाहता हूं मैं। अगर इसको आप समझा पाए, डिकोड कर पाए। देखिए, जहां तक मुझे लगता है ये दोनों पक्षों के लिए बटा है, क्योंकि एकजुट, जैसे अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा वोट शेयर है तो जाहिर है टीएमसी को फायदा हो रहा है। हिंदू बहुल इलाकों में ऐसी बात बीजेपी के प्रति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हिंदू वोटर एकजुट नहीं है उस तरह जिस तरह मुस्लिम वोटर एकजुट है टीएमसी के पक्ष में। हिंदू वोटर बिखरे हुए हैं, जैसा मैंने आंकड़ों से बताया कि 38%, 39% बीजेपी के वोटर हैं, वो हिंदू वोटर है। वहां कोच राजवंशी तबका है। कूच बिहार में पिछली बार जितनी मजबूत भाजपा थी, इस बार वहां भी कई नेता इसके आ गए हैं। अनंत महाराज को जैसे भेजा था इन्होंने राज्यसभा में, वो ममता के मंच पर नजर आए हैं, उनका भी होल्ड है। कई अपने इलाके में अपने समर्थक, उनके भी अच्छे खासे निर्णायक तादाद में समर्थक हैं। और ये अंदरूनी गुटबाजी थोड़ी वहां बढ़ी है भाजपा की। पिछली बार जैसे जान बारला थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी असंतुष्ट होकर तृणमूल कांग्रेस में आ गए संसद के चुनाव में। तो ये सब चीजें हैं। तो पिछली बार 2021 में वहां भाजपा जितनी मजबूत थी, इस बार मुझे नहीं लगता कि उतनी ही मजबूत होगी और उस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी अपने। तो अगर हिंदुओं के वोट बड़े हैं तो ये दोनों तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे एकजुट होकर भाजपा को मिलेंगे, ये दोनों तरफ वोट बढ़ेंगे। और बाद में मैं आगे चर्चा करूंगा इस और एक नए आंकड़े की जो चुनाव आयोग का है। जरूर उसको समझने की कोशिश करेंगे। अजीत द्विवेदी, आप कैसे देखते हैं इसको, हिंदू बहुल इलाके में 8 से 9% वोटर टर्नआउट के बढ़ने को?
देखिए पहले एक ये मिथक समझने की जरूरत है कि गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए उत्तर बंगाल में जो 54 सीटें हैं, जिसको ट्रेडिशनली जो 54 सीटें मानी जाती हैं 8 जिलों की। एक सेकंड, मैं करेक्ट हूँ, मैं कूच बिहार की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जहां कूच बिहार की भी बात, हम कूच बिहार, दक्षिणी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, इन सब की बात करेंगे। लेकिन एक मोटे तौर पर पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो जहां गढ़ है वहां 54 में से 30 बीजेपी और 24 ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस। तो गढ़ में ऐसा नहीं होता है। गढ़ का मतलब है कि सुपड़ा साफ हो गया। गढ़ का मतलब ममता बनर्जी का आप साउथ बंगाल में देखिए, आप प्रेसिडेंसी के इलाके में देखिए, जहां 80 सीटें हैं, 70 सीटें हैं और 70 में से 60 ममता बनर्जी जीती है। तो गढ़ उस तरह का होता है। गढ़ ऐसा नहीं होता कि 54 में से आप 30 जीते और आपका जो विरोधी है वो 24 जीता। पैटर्न समझना चाह रहा हूँ। हम कह ही तो रहे हैं, आप कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है और पता नहीं आपके, तो आप भी आंकड़ों में इतना ध्यान देते हैं। आप 21 का आंकड़ा तो देखिए कूच बिहार का, देखिए सामने है स्क्रीन पर, 88%। हाँ तो फिर और एवरेज पोल कितना था पिछली बार 21 में? नहीं, पिछली बार की तुलना में तो बढ़ गया ना। पिछली बार एवरेज पोल कितना था? पिछली बार एवरेज पोल बंगाल में 82% था। हाँ था, और कूच बिहार में 88% हुआ था। तो फिर एवरेज पोल से 6-7% पोल तो पिछली बार भी ज्यादा हुआ था कूच बिहार में। हाँ, तो इसमें ये कोई है तो अब मचाने की जरूरत नहीं है। एवरेज ये जितने जिले आप दिखा रहे हैं, इन जिलों में पिछले बार के एवरेज पोल से ज्यादा पोल पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है अजीत जी। आप ये सारे जिले देखिए, ये सारे जिले देखिए। हम बोलने बताते, हम एक्सप्लेन तो करने दीजिए। हाँ करिए। कूच बिहार देखिए 88.4 है, एवरेज से 6% ज्यादा है। दक्षिणी दिनाजपुर देखिए 87.5% है, एवरेज से 5.5% ज्यादा है। जलपाईगुड़ी एवरेज से, आप एवरेज वो और ज्यादा 6-7% ज्यादा एवरेज से। इस बार एवरेज से कितना ज्यादा है कुछ बिहार? इस बार एवरेज से 3% ज्यादा है कुछ भी। हाँ, चूंकि एवरेज ही पूरे स्टेट में बढ़ गया। हाँ, फिर तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। ये एकदम नॉर्मल वोटिंग ट्रेंड है। जिस ट्रेंड पर पिछली बार पोलिंग हुई थी, उसी ट्रेंड पर इस बार भी वोटिंग हुई है और उसी तरह से दोनों पार्टियों को वोट मिला है जिस तरह से पिछली बार मिला था। बल्कि इस बार तो एवरेज वोट से कुछ बिहार का अंतर कम है पहले एवरेज वोट से पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार 6% ज्यादा था एवरेज वोट से, इस बार एवरेज वोट से 3% ज्यादा है। अब तो बढ़ के तो 100% होने में 4% बच गया है। देखिए हम आपको वो भी बता रहे हैं, वो एक पश्चिमी या पूर्वी मिदनापुर की एक सीट है। अब हम उस सीट का नाम भूल गए, बूथ नंबर हमको याद है 238 नंबर बूथ है। वहां 536 वोट है अजीत जी, और 533 वोट पड़ा है। 536 वोट है और 533 वोट पड़ा है। 425 मुसलमान वोटर है, 121 हिंदू वोटर है। ये इस तरह की पोलिंग हुई है। 536 में से 533 वोट पड़े हैं। 3 जो नहीं गए हैं उनमें 2 की सूचना आई है। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है आज की, उसमें 2 की सूचना आई है कि 2 लोग बीमार थे इसलिए नहीं गए, नहीं तो 100% ही वोट हो जाता। तो ये अगर हम लोग एक्चुअल नंबर्स पर जाएंगे वो टेलीग्राफ की नाम मैं भी भूल रहा हूँ। हमने अपने सहयोगी को बोला था पहले पैराग्राफ में कंस्टिट्यूएंसी का नाम है यार, उपेंद्र दिया था टेलीग्राफ में। खैर चलिए, हमको वो कंस्टिट्यूएंसी का नाम नहीं, बूथ नंबर 238 है, मैं भी भूल रहा हूँ। तो ये इस बार जो वोटिंग का पैटर्न है ना जी, वो बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का पिछली बार था। इस बार भी देखिए, पूरे चुनाव में जितने लोग गए, हम भी एक बार गए, हमारी जो वहां एकदम से ये नहीं दिखा कि कोई बहुत ही एंगर है कि सरकार उखाड़ फेंकनी है, ममता बनर्जी को इस पर हटा देना है। एंगर नहीं था, वोटर्स फटीग है। फटीग जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, वो बिहार में भी फटीग दिख रहा था। लोग अब चर्चा करने से लोग एक तरह से उबे हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पॉलिटिक्स से, एक्सेसिव जो है कैंपेन से फटीग दिख रही थी। मतदाताओं में एक थकान दिख रही थी। 15 साल ममता बनर्जी का शासन है, उससे भी एक थकान थी। लेकिन उस थकान की वजह से, फटीग की वजह से 10% वोट का अंतर नहीं होता है। तो इसलिए ये हम देख रहे हैं कूच बिहार में जैसे 88.4 और इस बार 96.4, ये 8% वोट बढ़ा हुआ नहीं मान सकते हम लोग। मतलब 8% वोट बढ़ा, लेकिन वो फिर वही है कि जो ओवरऑल जब 10% बढ़ा है अजीत जी, तो कूच बिहार में भी तो उतना बढ़ना चाहिए ना। गारबेटा ऐसा कुछ है जो गरबेटा का है, वो जहाँ का। तो अगर ओवरऑल वोट परसेंटेज 9% बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले, तो वो जिलेवार जब आप देखेंगे तभी आपको उतना ही दिखाई देगा। और एक और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प, हम लोग
ये भाई इसीलिए तो आपसे समझते हैं ना, आप आंकड़े डिटेल में सब जाते हैं, इसीलिए तो आपसे समझ। देखिए हम ही सब बोलेंगे तो नहीं होगा ना, तो एक्सपर्ट और जो सामने विश्लेषक हैं वो बोले, दर्शक समझे। हम तो सवाल पूछ रहे हैं इसी के लिए, ताकि आप समझा सकें। तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो वोटिंग पैटर्न है अजीत जी, जो ओवरऑल 93% और जो हम जिला वाइज देख रहे हैं 96%, 95%, चाहे हिंदू बहुल चाहे मुस्लिम बहुल, ये वोटिंग परसेंट अगर उसी रेशियो में बढ़ा है, कहीं 3% ज्यादा कम, इसका नतीजों में कन्वर्ट होते आप क्या देखते हैं? अगर मैं सीधे फिर उस संदर्भ में पूछूं तो किसके लिए ये फायदेमंद दिखता है? हम वही कह रहे हैं कि इतना नॉर्मल वोटिंग पैटर्न है इस बार भी, पिछली बार की तरह जैसा पिछली बार का था सेम वोटिंग पैटर्न है इस बार भी, हिंदू इलाकों में भी मुस्लिम इलाकों में भी ये सेम वोटिंग पैटर्न। इसलिए अच्छा, अब नंबर जो वोट्स कटे हैं अगर हम उसको इसमें एडजस्ट करें, उसको मिला करके एडजस्ट करें, तो कोई आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बहुत वोट नहीं कटा है हिंदू या मुसलमान का। मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 64% हिंदू के नाम कटे हैं और 34% मुसलमान के नाम कटे हैं। 34% मुसलमान के नाम कटे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी आबादी 27% है और 34% नाम कटा है, तो ऑन एन एवरेज उनका 7% नाम ज्यादा कटा है। तो ये एक सिंपल फैक्ट है। इसको एडजस्ट करेंगे जब आप इस आंकड़े में, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। लगेगा कि बिल्कुल जो पिछली बार जिस तरह से पोलिंग हुई थी उसी पैटर्न पर इस बार भी पोलिंग हुई है। हिंदू बहुल इलाकों में भी उतना ही उसी अनुपात में वोट बढ़ा है जिस अनुपात में मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ा है। और जितने इलाके हिंदू बहुल हम लोग देख रहे हैं, इसमें से आप बीरभूम और उत्तरी दिनाजपुर छोड़ दें जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। उत्तरी दिनाजपुर में लगभग 45% है, लगभग बराबर है दोनों का, 45% मुस्लिम और 55% हिंदू होगा। और बीरभूम में इसी तरह का है। बाकी सारे जिले जो है वहां हिंदू आबादी 73%, 80% तक है। इन सब जिलों में, ये सारे जिले पिछली बार भी हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज वाले डिस्ट्रिक्ट थे। पिछली बार भी ये हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज वाले थे। तो मुसलमान पूरी तरह से वोट करता है, हिंदू भी पूरी तरह से वोट करता है, और हिंदू भी वोट करता है ममता बनर्जी को। एटलीस्ट ओवरऑल हिंदू वोट का 30% के करीब ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है वोट। और जो कांग्रेस को और लेफ्ट को जाता है वो अपनी जगह है, वो जाता है। हम दोहरा रहे हैं कि हिंदू का वोट अगर 60% अभी मिल रहा है बीजेपी को, अगर वो 10% और मिलने लगे तो बीजेपी जीत जाए। इस बार हमको नहीं लग रहा है कि वो मिल रहा है, इसीलिए रिजल्ट हमको पिछली बार की तरह रिपीट होता दिख रहा है। सीटों की बात हम लोग सेकंड फेज के बाद कर लेंगे। ऑफ कोर्स, चूंकि 140 सीटों पर अभी वोट 142 पर वोटिंग होनी है, तो हम सेकेंड फेज पर तो बाद में बात करेंगे। अब मैं अगर इसको ऐसे समझूं, आपके जरिए समझने की कोशिश करूं कि अगर एसआईआर के तहत जो वोट कटे ओवरऑल लगभग मान लीजिए 90 लाख पूरे स्टेट में कटे, ये जो पहला फेज है इस इलाके में जो पिछले बार के नतीजे थे, जिसमें अगर देखें टीएमसी को 92 सीटें मिली ओवरऑल, सबसे ज्यादा कामयाबी टीएमसी को मिली, बीजेपी को सिर्फ 59। लेकिन अगर इस इलाके से बीजेपी को बढ़त नहीं मिलती है इस बार, तब जो अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी की सुनामी दिख रही है, प्रचंड लहर और सुनामी, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है भाई। बाढ़ वाढ़ से ज्यादा सुनामी होता है, सुनामी के बाद तो सुनामी स्क्वायर तो नहीं हो सकता है ना कि सुनामी स्क्वायर देख रहे हैं। ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिंबोलिज्म है। तो जब आप ये कह चुके और यहां अगर आपको वही पैटर्न दिख रहा है, अजीत द्विवेदी आपसे पूछ रहा हूं, फिर यही प्रभाकर, तब जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है अमित शाह? नहीं, वो एक पोजिशनिंग है, नेता को कहना ही चाहिए है। कोई नेता हम आपके अच्छी बात है, वो तो कहता ही है, तो उसी तो वही कह रहे हैं। और ये अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए वो कल वॉर रूम में गए, उसकी तस्वीरें जारी की गई, वीडियो जारी किए गए कि वो वॉर रूम में गए, वो अपना दिखा रहे हैं कि देखो हमने सारी चीजें कमान संभाल रखी है। हमको ये लगता है कि ये भी कहीं उल्टा ना पड़ जाए, जो जिससे ये लोग बचते रहे पूरे चुनाव के दौरान की वो ज्यादा एक्सेसिवली आपका चेहरा नहीं डिस्प्ले में आए अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, ताकि पिछली बार की तरह ममता बनर्जी को मौका नहीं मिले। अंत आते आते फिर उसी तरह की बातें होने लगी। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल का। और अजीत जी, हमारी एक थ्योरी है, आपके साथ पता नहीं डिस्कस हुआ या नहीं, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वाले स्टेट हैं वहां कभी भी किसी भी पार्टी की नेशनल लीडरशिप चुनाव नहीं जिता सकती है। बीजेपी को भी कभी नहीं जिताया है। बीजेपी को कर्नाटक में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं जिताया था, या महाराष्ट्र में लाल कृष्ण आडवाणी वो येदुरप्पा ने जिताया था, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ने जिताया था, गुजरात उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, उन्होंने जिताया था, वाजपेयी ने नहीं जिताया था। तो जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वाले स्टेट है वहां जब तक आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहां की नहीं होगी, वहां की रूटेड लीडरशिप नहीं होगी, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दिल्ली का नेता कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, कितने भी संसाधन क्यों नहीं झोंकते, ये लिमिटेशन है।
अंत में आते आते हमको ये दिखने लगा फिर इन दोनों के मोदी और अमित शाह के बयान कि वो दिया फड़फड़ा रहा है, तो आप बंगाल के लोग कैसे फिर अपनी दीदी का दिया बुझने देंगे जब आप कहिएगा कि दिया फड़फड़ा रहा है। आप कल्चरली उतना कनेक्टेड नहीं है, रूटेड नहीं है, आप कुछ भी बोलते हैं लोग वहां जाकर के, और आप ममता बनर्जी का दिया बुझ रहा है, ये हो सकता है उल्टा पड़ जाए। या जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा आज की 85% हिंदुओं ने राम को वोट दे दिया, अरे बंगाल में हिंदू राम को वोट ही नहीं दे रहा है, वहां जय श्री राम के बदले वहां के लोग कह रहे हैं कि यहाँ दुर्गा राज है, राम राज नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही है। ये आखिरी चरण में आकर के जब तक जो सावधानी अब तक बरती गई थी वो सावधानी बीजेपी से छूट गई है। हमको लगता है कि ये कुछ जमीनी फीडबैक की वजह से हुआ है, लेकिन आपको ब्रेव फेस बनाए रखना है जनता के बीच में, तो आप बनाए हुए। और जैसे आप कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ा रहे हैं दूसरे दौर से पहले, और उन तमाम पत्रकार रूपी कार्यकर्ता प्रवक्ता का भी हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि लोग लिखने लगे सोशल मीडिया पर और चैनल पे चलाने लगे कि बीजेपी तो आ रही है, क्योंकि उन सब में आज एकदम गैस भर दी गई। अभी तक लोग जो नहीं बोल पा रहे थे वो सब बोलने लगे आज से कि भाई अब बीजेपी की तो सरकार आ रही है, 150 पार वाले आंकड़े अभी 3 दिन में आने वाले। तो ये भी एक वजह होगी। प्रभाकर जी, वही सवाल कि इसका मतलब अगर हम ओवरऑल देखें इस पहले दौर की वोटिंग में, मैं इसलिए परसेंटेज पर, जैसे सुबह हम लोग अजीत जी अलग से बात हो रही थी कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि दामिनी नाथ ने कि 47 लाख वोट कम पड़े हैं टर्नआउट, तो उसका तो एक ये भी हो सकता है कि चूंकि कटे हैं 90 लाख वोट कट ही गए हैं तो इसलिए वोटिंग कम होगा। एक लाइन अजीत जी इस पर हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं उसके बाद। वो आंकड़ा गलत है, वो आंकड़ा गलत है अजीत जी, उनको करेक्ट करना चाहिए उन लोगों को। उन्होंने लिखा है कि 12% एब्सोल्यूट नंबर में 12% वोट कम है और वो 12% 47 लाख है। तो कितने 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 करोड़ का 12% 47 लाख होगा? 4 करोड़ का 12% 47 लाख होगा, 4 करोड़ का होगा, लगभग 4 करोड़ का। तो पिछली बार क्या 152 सीटों पर 4 करोड़ वोट थोड़े पड़े थे, 3 ही करोड़ वोट पड़े थे ना। तो वो आंकड़ा गलत है, वो 47 लाख का आंकड़ा गलत है। और एब्सोल्यूट नंबर 12% डाउन हुआ होगा, ये भी हमको नहीं इस पर यकीन है। एब्सोल्यूट नंबर उतना ही होगा जितना पिछली बार था, 2-4-5 लाख आगे पीछे होगा। चलिए ठीक है प्रभाकर जी, अब वही कि यहां से अगर देखें जो पटकथा वोटर ने लिख दी है, चूंकि पहले दौर में वोटिंग हो गई है, तो उस पटकथा के हिसाब से बीजेपी के पक्ष में सुनामी की या टीएमसी के दिया के फड़फड़ाने की तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि ये जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया ना, मैं बोलूंगा कि बड़ा अच्छा सेंस नहीं देता एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे आदमी के लिए। दिया बुझने लगता है फिर भी आप एक बार बोल देते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी भाषा, बट फिर भी। हाँ देखिए, ममता तो शुरू से ही नैरेटिव एक बनाती रही है अपनी रैलियों में कि भाई तमाम एजेंसियां, चुनाव आयोग, बीजेपी, केंद्र सरकार मिलके कब्जा करने की, बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में है। और ऐसे बयान ममता के नैरेटिव को और मजबूत कर रहे हैं। इन लोगों के ऐसे बयान यहाँ टिके हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रात गुजार रहे हैं, अमित शाह 27 तक रहेंगे, लगातार टिके हुए हैं। ये कहीं हमने नहीं देखा है कि किसी एक राज्य के चुनाव जिताने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उसी राज्य में जमे रहे। तो ये ममता का जो नैरेटिव है, जो वो संदेश अपने वोटरों तक पहुंचाना चाहती थी, उसी को ये लोग और बल दे रहे हैं ऐसे ऐसे बयान जारी करके। तो ये ममता के पक्ष में है उनका ऐसे बयान जारी करना। पिछली बार भी आप यहीं थे, आपको याद भी होगा, दीदी ओ दीदी और तमाम ऐसी टिप्पणियां, तो एकदम बाजी पलट गई थी। खेला होवे दिया था नारा तो खेला हो गया था। तो इस बार भी हमको नहीं लगता कि पिछली गलतियों से कोई खास सबक सीखा है और ऐसे बयान दे रहे हैं, निजी हमले किए जा रहे हैं। ममता पर इस बार कुछ कम हमले हुए हैं, लेकिन टीएमसी पर हमला करिए या ममता पर, बात तो एक ही घूम फिर के पहुंच जाती है। और बंगाल की जनता का जुड़ाव है, ममता माने टीएमसी, टीएमसी माने ममता, वन मैन शो है पूरी तरह बंगाल में। तो टीएमसी पर कोई भी हमला, लोग यहाँ ममता पर हमला मान रहे हैं, उनकी सरकार पर हमला मान रहे हैं, और बंगाल पर हमला, बंगाल की अस्मिता पर। इस तरीके से ममता ने अपनी रैलियों में नैरेटिव चुनाव प्रचार में बनाया है। दूसरी बात रही कि ये जो यहाँ इतने बड़े पैमाने पर वोट हो रहे हैं, मैं पिछले वोटरों का आंकड़ा देना चाहता हूँ। इन 152 सीटों पर पिछली बार 3.78 करोड़ वोटर थे जो पहले फेज में हुआ। 83.2% मतदान हुआ था, यानी 3.14 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। 2026 में इन सीटों पर 3.60 करोड़ वोटर थे, उनमें से 3.2424 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। तो आप सोचिए, वोटर घटे हैं, नाम घटा है। 3 करोड़ 34 लाख शायद इलेक्शन कमीशन का जो डेटा कुछ देर पहले का, शायद मैं 360 थे इस पहले दौर में, 334 ने किया, अगर मैंने ठीक से पढ़ा तो।
पता नहीं, मैंने देखा 324 था, जो भी हो। अच्छा चलिए, हो सकता है 24 हो सकता है, हाँ, मुझे नोट करने में कंफ्यूजन हुआ, हो तो सकता है। इससे दो चीजों का आप निष्कर्ष निकालिए। एक तो प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है, इसके कारण भी जो नाम कटा है और वोटर कम हुए हैं, उनमें से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। 18 लाख नाम कटे हैं, लेकिन 10-20 लाख करीब ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। लेकिन ये आप सोचिए कि टोटल नाम कटे हैं करीब 91 लाख, उनमें से इन 152 सीटों में सिर्फ 18 लाख हैं, यानी अगले चरण की 142 सीटों में 73 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। ये क्या एकदम थोड़ा विरोधाभासी नहीं लग रहा है कि 152 में 18 लाख ही और अगले चरण में सीधे 73 लाख, 4 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि सीटें कम है और वोटरों के नाम 4 गुना से ज्यादा कटे हैं। तो ये एक आंकड़ा है 73 लाख का। तो ये भी तृणमूल कांग्रेस। एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको किसी ढंग से आप समझ पा रहे हैं अजीत जी जो कह रहे हैं ये नंबर? नहीं, ये देखिए, वही हमको भी अभी सुना, हमको अभी इस आंकड़े पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया था कि इन 152 सीटों में जो डिलीशन है वो सिर्फ 18 लाख है। हम लोग तो ये मान रहे थे कि मुर्शिदाबाद में, अकेले मुर्शिदाबाद में 4.5 लाख डिलीशन है, उत्तरी दिनाजपुर में 3.5 लाख डिलीशन है, मतलब 8 लाख डिलीशन तो सिर्फ 2 जिलों में था। तो ये इसका मतलब कि डिलीशन अगर इस इलाके में कम है तो ये क्या ये माने कि मुस्लिम बहुल जो 3-4 जिले इस इलाके में इस चुनाव में थे, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और बीरभूम, इसमें ही ज्यादातर कटे, और जो जिसको मान रहे हैं कि जहां बीजेपी का असर है, जलपाईगुड़ी हो या दार्जिलिंग हो या कलिम्पोंग हो, सिलीगुड़ी हो, कूच बिहार हो, अलीपुरद्वार हो या दक्षिणी दिनाजपुर हो, इन जिलों में नाम नहीं कटे हैं, या पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा और उसर मिदनापुर का इलाका हो, उसमें नाम कम कटे हैं। तो ये बीजेपी के असर वाले इलाकों में नाम कम कटे हैं और मुस्लिम बहुल 4 जिले हैं वहां ज्यादा नाम कटे हैं। अगर ये है तो फिर ये वही पैटर्न है जो चुनाव आयोग के सारे रवैये पर सवाल उठाता है। नहीं तो इसमें देखिए, जैसे एक सेकंड, चूंकि आपने एक पॉइंट रेज किया ना प्रभाकर जी, उसको समझना चाह रहे हैं कि कहीं दर्शक भी कंफ्यूज न करें, हम भी। जैसे ये 5 जिले का मेरे पास नाम कटने की लिस्ट है। मुर्शिदाबाद में लगभग 4.5 लाख कटे, उत्तर परगना में लगभग 3.25 लाख, 4, 3, 7, 7.25 लाख हुए, 2,40,000 मालदा, तो 8, 2, 10, 10.25 लाख, 2.25 लाख लगभग दक्षिण परगना, तो मतलब लगभग 12.5 लाख, 2 लाख नदिया में। दक्षिण परगना, उत्तर परगना में अभी चुनाव नहीं हुआ है ना, वो तो सेकंड फेज में, दूसरे चरण में है। सॉरी, ओके, हाँ चलिए, हम अभी सेकंड फेज पे चले गए। दिनाजपुर में 3.5 लाख कटा है फर्स्ट फेज में। उत्तरी दिनाजपुर में 2 जिले जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर है, तो इन्हीं दोनों का मिलाकर लगभग 8 लाख वोट कटा है। हाँ, तो अब जो सेकंड फेज जो है वो, उसमें तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ा चंक अगर सेकंड फेज में जाता है, जो सेकंड फेज में कटा, उसमें मुस्लिम बहुल इलाके उसमें ज्यादातर पहले फेज में निकल गए, तो फिर उसको कैसे समझेंगे? नहीं, ये वही तो समझना है हम लोग को। अभी तो ये आंकड़ा हम मतलब प्रभाकर जी ने कहा तो पहली बार ध्यान गया, इस पर तो देखना होगा कि अगर 142 सीटें हैं जहां 3.5 करोड़ के करीब वोट होगा, क्योंकि यहाँ 3 करोड़ 60 लाख है, वहां 3.5 करोड़ के करीब वोट होगा, उसमें उसी में 73 लाख अगर नाम कटे हुए हैं, फिर तो वो एकदम ही अलग मामला है ना। तो फिर बीजेपी का सबसे कमजोर इलाका है, वहां सबसे ज्यादा नाम कटा हुआ है। जहां आधार वोट था, जहां बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत है, वहां नाम बिल्कुल नहीं कटा है। तो ये फिर एक पैटर्न है चुनाव आयोग के काम करने का। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको समझा अपने इन आंकड़ों से प्रभाकर जी? क्या टेक अवे है? वही है जो अजीत जी कह रहे थे कि जो भाजपा की मजबूत जो इलाके हैं वहां 152 सीटों पे 18 लाख नाम कटे, बहुत कम नाम कटे। हिसाब लगाइए तो हर सीट पर कुछ हजार होगा। यहाँ 142 में 73 लाख, यानी हर सीट पे एवरेज 50,000 से कुछ ज्यादा ही नाम कटे हैं हर सीट पर, एवरेज जोड़िए तो क्या ये कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि जो तृणमूल कांग्रेस के मजबूत गढ़ हैं वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के, और ऐसा नहीं है कि केवल ये मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है, इसमें से तमाम, इसमें हिंदू भी हैं, मतुआ भी हैं, जो उत्तर 24 परगना में खासकर जो बांग्लादेश से आए थे हिंदू लोग, ब्राह्मण, शूद्र, सब लोग हैं इसमें, वो तृणमूल कांग्रेस के वोटर हैं। तो कहीं ऐसी रणनीति तो नहीं है कि इसके तहत ज्यादा से ज्यादा नाम काट दिए जाएं ताकि जहां का हार जीत का आंकड़ा कम था, अंतर कम था, उन सीटों पर असर पड़े। कहीं अगर 30,000 वोटों से हार जीत हो रही है, वहां 60,000 नाम कट जाए। मिसाल के तौर पर भवानीपुर में करीब 60,000 नाम कटे हैं, 58,000 वोटों से ममता जीती थी। ऐसे ऐसे कई सीटें हैं जहां 30-40 से हार जीत होती रही है और वहां 60,000, 55,000, 50,000 नाम कटे हैं। निश्चित तौर पर उन सीटों पर खेल हो सकता है।
कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक पैटर्न है और ये आंकड़ा चुनाव आयोग का ही है कि पहले चरण में महज 18 लाख नाम कटे हैं और बाकी 91 लाख में से तब जोड़िए 73 लाख नाम दूसरे चरण वाले हैं, मरे हुए या शिफ्ट हुए, या 27 लाख जो तार्किक विसंगति वाले। तो ये कितना बड़ा असर हो जाएगा अगर 50,000 55,000 हर सीट पे नाम कटे हैं, तो कई सीटों के नतीजे बदल सकते हैं इससे। एक चीज अजीत जी, पूरा डिस्कोर्स जो हो रहा है चैनल पे या कहीं भी, या जो भी 2 महीने से अखबारों में, मीडिया में, वो पूरा विश्लेषण एसआईआर में जो 90 लाख नाम कटे, शुरू में ज्यादा थे, फिर 30 लाख जुड़ गए, फिर 27 लाख बच गए, 58 लाख शुरू में कट गए, मतलब पूरा डिस्कोर्स एसआईआर के इर्द गिर्द हो रहा है। ममता बनर्जी का भी पूरा कैंपेन, ममता बनर्जी का तो पूरा कैंपेन एसआईआर के इर्द गिर्द है। ये अलग बात है कि बीजेपी के हमले की जद में ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी है, सरकार है, पैसे वसूली है, आज भी जैसे उन्होंने कट मनी और ये सब बोलते हैं। कोर इशू क्या है जिस पर चुनाव हो रहा है? क्या एसआईआर ही कोर इशू है? मुझे लगता नहीं कि एसआईआर कोर इशू पूरे बंगाल के वोटर के लिए, जिनका नहीं कटा उनके लिए इशू नहीं होगा शायद। देखिए, ये ममता बनर्जी बनाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि जो चीजें आप बता रहे हैं बीजेपी जो वो चीजें उठाए, एंटी इनकम्बेंसी वाली बातें जो हैं, जिनसे सरकार के सत्ता विरोध की बातें हो, वो ना आए, पलायन की बात नहीं आए। हमने कल अग्निमित्र पोल को सुना, बाकी कोई नहीं कह रहा था कि बंगाल के 40 लाख जवान बाहर चले गए। तो ये जो पलायन है, इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, जो कट मनी का मामला है, जो पर कैपिटा इनकम का मामला है, जो ये तमाम चीजें चर्चा में न आए, ये सूट करता है भारतीय उनको, तृणमूल कांग्रेस को। तो तृणमूल कांग्रेस तो ये चाहती ही थी कि आइडेंटिटी पर चुनाव हो जाए, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर हो जाए, कल्चरल इश्यूज पर हो जाए, एसआईआर पर हो जाए, कि एसआईआर करा करके चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बंगाल कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये उनके नैरेटिव को सूट कर रहा था। और अभी हम पिछले इस पूरे चुनाव में देख रहे हैं, और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नैरेटिव पर बीजेपी का कंट्रोल नहीं है। जो पहले एक होता था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती थी नैरेटिव कंट्रोल करने की, वो बीजेपी के हाथ से निकल गया है। बीजेपी ने नैरेटिव पर बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, और इसके पीछे कई कारण है, जिसमें एक कारण हमको लगता है कि जो राइट विंग जो सपोर्टर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे सोशल मीडिया में, उसमें ज्यादातर जनरल कास्ट के थे और यूजीसी वाले, उसके बाद सब लोग नाराज हुए हैं। तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जहां से उनका नैरेटिव कंट्रोल होता था, वो कमजोर हुआ है। तो अपना नैरेटिव बीजेपी नहीं दे पाई वहां बंगाल में, जो बनना चाहिए था पूरे चुनाव में। इसके उलट ममता बनर्जी का नैरेटिव स्टैब्लिश हुआ और एक तरह से चुनाव उसी पर हो गया। पूरे समय भारतीय जनता पार्टी सफाई देती रही और प्रतिक्रिया देती रही ममता बनर्जी के नैरेटिव पर। तो कोई एक ऐसा कोर इशू जो, इसलिए हमने कहा ना कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है, जो वोटर्स फटीग है वो अलग बात है। जो एक एग्जैक्टली सेम अगर हमको कंपैरिजन करने को कही अजीत जी, तो हम 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश हम घूम रहे थे, तो एकदम इस तरह की फीलिंग थी लोगों के मन में कि कोई गुस्सा नहीं है, शिवराज सिंह पाटिल को उखाड़ नहीं फेंकना है, फटीग है, थकान है कि देखते देखते 15 साल से एक ही व्यक्ति, तो वही तवे पर रोटी उलटते पलटते रहने वाली बात आती थी। तो खैर उस समय तो लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को हराया, लेकिन बड़ा थिन मार्जिन था, 109 भारतीय जनता पार्टी, 114 कांग्रेस। तो अभी उस तरह का यहाँ फटीक दिखी, लेकिन उस तरह का भी नहीं है कि ममता बनर्जी को लोग हराना चाहते हैं, उनसे बहुत गुस्सा है, नाराजगी। ये नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसका नैरेटिव पर कंट्रोल नहीं था। और इसलिए चुनाव का अगर कोई आप एक सेंट्रल थीम पूछेंगे, बीजेपी की तरफ से नहीं है, ममता बनर्जी की तरफ यह है कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है बंगाल। प्रभाकर मणि, आप कुछ मुद्दे वही हैं, हूबहू वही डायलॉग है, कट मनी और तोलाबाजी और ये फला डिपका जो 21 में भी था, वो कोई नई बात नहीं है। और ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में हम लोग थे, वो खेला होबे का नारा देके और बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता का सवाल उठाया। इस बार ममता बनर्जी पूरा एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चौक चौराहे और रैलियों तक। तो इसका मतलब, जैसा कि हमने कहा, कोई कोर इशू नहीं है जो ममता बनर्जी को बहुत घेर सके, या जो बीजेपी का नैरेटिव है वो हो सकता है चुनाव में अंदर खाने काम कर रहा हो, जो अभी हम लोग एनालाइज न कर पा रहे हो। जी देखिए, बीजेपी 2014 से ही यहाँ भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब चीजें, लेकिन आम लोगों में चुनाव में इन सब चीजों का कोई खास असर हमने नहीं देखा है। नहीं तो शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, हजारों करोड़ के चिटफंड घोटाले, सरकार कब की गिर जानी चाहिए थे। बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से 2014, 2019, 21 नौकरी भर्ती एक घोटालेबाज शुभेंदु अधिकारी तो उन्हीं के पास है जो कैश लेते हुए, हमारे पास वीडियो है, मुकुल राय उन्हीं के पास चले गए जो डील कर रहे थे। तो सब मिली जुली साझा हो गया ना। बीजेपी जितनी मुखर थी मुकुल रॉय और इनके लेकर, वही बीजेपी आज उनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर और चेहरा हैं शुभेंदु अधिकारी। वही नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ये लोग पैसा लेते हुए देखे गए थे।
ठीक हाँ। चुनाव के पहले आया था और हजारों करोड़ का ये शारदा चिट फंड और तमाम चिट फंड, रोज वैली, तमाम चिट फंड घोटाले हुए थे। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक मंत्री जेल गए, महीनों तापस पाल जेल रहे, मर भी गए, मदन मित्रा जेल में रहे। तो आम लोगों पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। उनको लगता है सरकार हमारे लिए कुछ योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार का एक नैरेटिव ममता ने बना दिया, केंद्र ने कई योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपया दबा के रखा है, नहीं दे रही है, फिर भी हम चला रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चला रही है, 5 लाख का स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, युवा साथी अब बेरोजगारों के लिए दिया है। तो ये ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी रकम होती है कि 1,500 या लक्ष्मी भंडार है 1500 रुपया हर महिला को। और युवा साथी जो बेरोजगार लड़के हैं उनको 1500 मिल रहा है, महीने में 25-30 किलो राशन मिल रहा है। तो उनके लिए तो विधवा है घर में, और गांव में आप जानते हैं ज्वाइंट फैमिली अभी भी होती है। हर गांव में, बंगाल के भी गांव में वैसा ही है कि घर में 4-5 महिलाएं हैं, 3-4 भाई हैं, माँ बाप हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो परिवार में एक मुश्त 10,000 रुपया मिल रहा है, राशन 30-40 किलो मिल रहा है। तो गांव में और चाहिए क्या? खेती बाड़ी से ठीक ठाक उपज हो जाती है। यहाँ तो खेती उपजाऊ होती है बंगाल में, धान, और धान का कटोरा कहा जाता है इन इलाकों को, बर्दवान से लेके। तो उनको अगर मिल रहा है। दूसरी बात, लोगों के मन में है कि भाजपा वादे तो कर रही है, 3,000 कर देंगे 1,500 की रकम को, लेकिन कई लोगों का सवाल है कि आखिर भाजपा ने किया कहाँ है? जिन राज्यों में सरकारें हैं, क्या वहां मिल रहा है? क्या दिल्ली में रेखा गुप्ता दे रही है 3,000 रुपया? क्या भाजपा जो यहाँ संकल्प पत्र में जितने वादे कर रही है उसमें से कितने वादे बिहार या दूसरे जगहों पे लागू है उनके? तो ये एक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है बीजेपी पर। ममता के साथ ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि ममता ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, दे दिया है, दे रही है। तो उनको लगता है कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे टाइप का, ये भी छोड़ दें, उधर भी न मिले तो दिक्कत हो जाएगी गांव में। गांव के लिए तो 5-10 हजार बहुत बड़ी रकम होती है आज भी। चलिए अब देखते हैं, 4 तारीख में अब गिनती के दिन बच गए हैं। आज क्या 24 तारीख है, 24 तारीख है, 10 दिन बच गए। 29 तारीख को 5 दिन बाद दूसरे दौर का चुनाव है, 142 सीटों पर तब चुनाव होने। ऐसे भी वहां बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन अमित शाह के हिसाब से हो सकता है बीजेपी को 70 सीटें 60 सीटें मिल जाए। तो देखते हैं 29 तारीख की वोटिंग, और उसके बाद शाम को एग्जिट पोल, और फिर 4 को नतीजे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।